अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम लोग अपने फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। हम लोगों ने एरेज अब पढ़ना है। अभी मैंने तुम लोग को जितना सिखाया, लूप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट, देखो इनपुट तो तुम लोग सीख गए, बस सीन करना है। एंड सीन भी तुम किसी वेरिएबल के अंदर कर सकते हो। तो बस ये सीन होता है सीन का। ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, तुम वीडियो को पीछे जाओ देख सकते हो। मैंने सब तुम्हें ना 11 या 7 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। आज का जो लेक्चर है ये एक फाउंडेशनल लेक्चर है, यानी ये भी तुम्हारी फाउंडेशनल यानी पाथ 1 के अंदर है। मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट किए थे, लेकिन समझ लो कुछ मॉड्यूल्स जो मेरे होंगे ना, फाउंडेशन के लिए डेडिकेटेड मॉड्यूल्स हैं। तो ये जो मॉड्यूल है 1, जिसको मैं आप कहता हूँ फाउंडेशनल मॉड्यूल, ये सारे लेक्चर्स उसी का हिस्सा होंगे। तो अगर कल को तुम्हें अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो मॉड्यूल 1 पढ़ सकते हो। इसके बाद जब मैं मॉड्यूल 2 स्टार्ट करूँगा, तुम चाहो तो उसको पढ़ लो, अच्छा है, तुम्हारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली क्या नाम है, ऊप को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे। एंड ऐसा कर लेंगे कि हम लोग ना क्या नाम है, लाइब्रेरीज हो गई, डिफरेंट लाइब्रेरीज। जैसे कि मैं अभी तक कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा था, अभी तक मैं आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ कर रहा था। मैं तुम्हें 7 से 10 और लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल दिखाऊंगा जो मोस्टली यूज़ होती हैं। ठीक है ना। उन लाइब्रेरीज़ का थोड़ा इस्तेमाल बता दूंगा, थोड़ा मैथ्स जो एक लाइब्रेरी है उसके थोड़े यूजेस बता दूंगा। ठीक है। और एक दो प्रोजेक्ट्स की कोशिश करेंगे बनाए। ठीक है। अब देखो, इस जो कोर्स का मकसद था, इस कोर्स का मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस देखी, सॉरी फॉर दैट, तो किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी तो वो वीडियोस में उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके उतना बेसिक क्लियर करा दूं। तो आई होप तुम्हारा बेसिक क्लियर हुआ हो। बेशक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी थे, मैंने वो प्रोजेक्ट्स इसलिए ही दिए कि आप भले जीपीटी से इस्तेमाल से समझो, जो चाहे खुद समझो, लेकिन बनाओ। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हर प्रोजेक्ट में कि इसमें ऐसे करो फिर ऐसे करो। सही है। देखो, मैंने इसलिए भी पूरा कंप्लीट नहीं कराया, जहाँ हो सकता था वहाँ कराया, लेकिन जहाँ नहीं हुआ मैंने कहा अभी नहीं कराते, क्योंकि देखो कुछ वीडियोस लंबी हो जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ उनमें प्रोजेक्ट्स ना बताऊँ, अगर वो प्रोजेक्ट्स इजी लगते हैं मुझे तो मैं उन्हें स्किप करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि वो प्रोजेक्ट्स तुम खुद बनाओ। बिकॉज इन द एंड प्रोग्रामिंग तुम्हारी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे डिपेंड करती है। मैं तुम्हें सिर्फ ABC लिखना सिखा सकता हूँ, चलो सेंटेंसेस भी बनाना सिखा सकता हूँ। उसके बाद किस तरह का सेंटेंस तुम्हें यूज़ करना है, एसेज लिखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए, एप्लीकेशंस लिखने के लिए, ये सब तुम्हारा खुद का काम है। बेशक एक और एक डेडिकेटेड हम सीरीज़ बना सकते हैं जिसके अंदर हम कोई और मल्टीपल प्रोग्रामिंग की चीज़ें सॉल्व करें। एंड बेसिकली हम DSA के अंदर ये सब कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग के इक्वेशंस को सॉल्व करना, सीन समझना, क्योंकि DSA में नीड होती है। यहाँ तुम्हें नीड क्या है कि तुम बेसिक ना सिंटैक्स समझ लो, तो वो तुम्हारे लिए बेसिक होता है। सही है। दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। तो भाई, आज गला भी ख़राब है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे फुल, क्योंकि वीडियो की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो आज एरेज सीखेंगे। देखो, सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स हम वो लिखेंगे जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस एसटीडी क्यों? क्योंकि अभी तक हमें पता है कि हमें अगर किसी भी लाइब्रेरी का कोई एलिमेंट जैसे सी इन सी आउट यूज़ करना है तो हमें हर जगह एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दफ़ा ही हम डिक्लेयर कर दें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो हर जगह हमें हर एक लाइन पर एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इंट मेन तुम्हें पता होगा। अब इंट मेन क्या है? इंट पता है मुझे, डेटा टाइप है फंक्शन का, सही है ना। और ये क्या है? फंक्शन का नेम। मेन एक फंक्शन का नेम है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक नोटिस किया, मैंने तुम्हें ना फंक्शन का सब बताया लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं बताया। जैसे कि मैंने एक चीज़ सिखा दी थी कि अगर यहाँ पर जैसे इधर हमें गया ना, इधर तुम लोग को याद होगा कि अगर मेरा इंट टाइप का डेटा टाइप है ना, तो रिटर्न मेरा ना एक होल नंबर होगा। लेकिन अगर मेरा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है तो रिटर्न हमेशा पॉइंट्स में वैल्यूज होगी। अगर यहाँ पर ना मैं स्ट्रिंग लिख देता तो रिटर्न मेरा ना कोई स्ट्रिंग हो रहा होता। यहाँ पर अगर मैं कोई बूलियन लिख देता ना तो यहाँ ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो रहा होता। अब बोलेंगे यहाँ पर आप ये क्या कर रहे हैं? इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। यानी अगर मेरी वैल्यू ए डिवाइड बाय बी होती है तो तुम्हें पता है ये तो भाई मेरे पास एक होल नंबर आ सकता है। सही है ना। होल नंबर क्या पता आ सकता है, क्या पता वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो होल नंबर या पॉइंट्स में मुझे पता है आंसर तो हमेशा डिवाइड का पॉइंट्स में भी आ सकता है ना। तो होल नंबर अगर आए या पॉइंट्स में, मैं चाहता हूँ हमेशा आखिर में ना ऐसे आए। जैसे कि एक होता है हमारे पास 4/2। 4/2 का आंसर क्या होगा हमारे पास 2। लेकिन मैं चाहता हूँ रिटर्न मेरे पास फ्लोट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड तो हमेशा फ्लोट रिटर्न करेगा। तो मेरे पास ये है 2.0, 2.0 रिटर्न हो, तो मैंने फ्लोट कर दिया, यानी अब जो मेरा 2 है ना वो कन्वर्ट हो गया 2.0 में। लेकिन अगर मेरे पास 1.5 भी रिटर्न होता है ए डिवाइडेड बाय, जैसे कि मेरे पास होता है
2 या फिर ऐसा करते हैं 3/2। 3/2 का आंसर मुझे क्या पता है 1.5 है। तो 1.5 जो है ना वो भी मेरा कन्वर्ट होके इक्वल्स टू 1.5 ही हो जाएगा फ्लोट के ज़रिए। तो मुझे समझ आ गया, ठीक है, टाइप कास्टिंग ये होता है। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग करता ना, स्ट्रिंग, इसकी जगह स्ट्रिंग लिख देता तो ये स्ट्रिंग बन जाता। तो क्या होता, मेरा जो वैल्यू है ना 2 आती, वो मेरा ऐसा दिखता। लेकिन मुझे पता है रिटर्न तो फ्लोट होगा, तो इसलिए मैंने इसे फ्लोट में ही कन्वर्ट किया। तो ये सीन है। टाइप कास्टिंग से अगर रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम लोग को भी बता दूंगा। तो अब मेन चीज़ों पे आते हैं। मेन चीज़ है एरेज। एरेज क्या है? देखो, अभी तक मैंने तुम्हें वेरिएबल्स क्रिएट करना सिखाया। तुम्हें पता है कि तुम एक ही डेटा टाइप से डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हो। जैसे कि मैं कह सकता हूँ var1, ठीक है ना, var1 मैंने क्रिएट किया, और मैं अगर कॉमा डाल के var2 लिख सकता हूँ तो var2 भी क्रिएट हो जाएगा। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अलग, एक सेकेंड, मुझे क्या नाम है, अलग से ये करने से अच्छा मैं ऐसा सिंपली कर दूं कि मैं ये कर दूं। ये बेहतर तरीका है। मुझे समझ आ गया कि अब मुझे बार बार इंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है इंट डेटा टाइप है। किसके लिए? इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए मेरे पास इंट डेटा टाइप है। और मैं चाहूँ तो बीच में किसी को इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ कि मैं इसको 56 दे सकता हूँ, इसको खाली छोड़ सकता हूँ, आगे जाके एक var3 बना सकता हूँ, var3 बना सकता हूँ, var3 को भी वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये थी डिफरेंट तरीके, लेकिन ये थी फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर मैं चाहूँ कि मेरा एक ही वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज कैरी करे तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? अगर पर्सन है तो पर्सन तो एक ही नेम कैरी करेगा, सही है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब सेट ऑफ होल नंबर एक वेरिएबल है। सेट ऑफ होल नंबर में मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सेट क्या होता है। अ सेट इज अ थिंग दैट कैरीज मल्टीपल वैल्यूज। और होल नंबर से मुराद कि ऐसा ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल होल नंबर्स एक साथ रखे। तो अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल थ्रू एरेज, कि तुम एक इंट बनाओ। एरेज भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है वेरिएबल डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो एरेज भी डिफरेंट टाइप के होंगे। अभी मैं इंट टाइप रखता हूँ। एरे को मैं करता हूँ सेट होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर रखता हूँ एरे का नाम, ठीक है ना। कैमल केसिंग की है। कैमल केसिंग मेरी सारी वीडियोस देखी तो पता होगा कैमल केसिंग क्या है, कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो स्मॉल, फिर उसके बाद जो सेकंड वर्ड है जो ऑफ है उसका जो फर्स्ट लेटर है ओ वो कैपिटल होगा, फिर थर्ड जो मेरे पास वर्ड है होल, उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होगा। तो कैमल केसिंग होती है ये, ठीक है। अब मैं पता है क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। अब यहाँ से चेंजेस होंगी चीज़ें, मैं सिंपल ये डाल दूंगा। अब मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं डाल सकता हूँ 1 3 2 4, मतलब 1 3 5 5 कुछ भी। अब पता है क्या हुआ है, अब मैं इसको प्रिंट अगर करूँ, अच्छा मैं इसको प्रिंट तो ऐसे नॉर्मली कर नहीं सकता, वैसे करके देखते हैं। अगर से नॉर्मली प्रिंट करने की चीज़ है तो नॉर्मली अगर मैं लिखता हूँ सेट ऑफ होल लिख दिया, तो इसको मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? ये कहता है चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुमने एक एरे बनाया, एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये ऐसे प्रिंट नहीं होगा। इसको तुम प्रिंट कर सकते हो ऐसे, या तो तुम कह सकते हो इसका ना इंडेक्स लिखो। अगर मैं ना ये डाल के ज़ीरो ज़ीरो लिखाऊँ तो मेरे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, समथिंग इज़ नॉट, ओ मुझे समझ आ गया ना, समथिंग इज़ नॉट राइट। एक सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देने पड़ते, ये करके देखें। ओ ठीक ठीक, मैंने सही किया था। तो ये एरर किस लिए आया? लेट अस सी हमने क्या सीन किया है। या तो हमें न्यू एरे टाइप करके ना कुछ या तो इसको ऐसे नहीं कर सकते। हाँ मुझे याद आया, मुझे सही पता चला, आई एम सॉरी। हम एरे की ना असल में पहले स्पेस बताते हैं कि एरे की स्पेस इतनी होगी। जैसे कि एक चीज़ है, मैंने यहाँ अपनी मर्जी से मल्टीपल वैल्यूज़ तो दे दी, लेकिन उन मल्टीपल वैल्यूज़ को देने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि उस एरे में जगह कितनी होनी चाहिए। मैं इसमें लिख सकता हूँ 5 लिख के मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना ऐसा करता हूँ कि ज़ीरो प्रिंट करे, ज़ीरो से 1 प्रिंट होगा। तो चेक करते हैं। ओके, तो लेट अस सी क्या मसला किया है हमने। एक सेकेंड रुको ज़रा, हम सिंपल यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये करली ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब 1 प्रिंट हो गया। अब आप बोलेंगे साल में ये क्या सीन हुआ? तो मेरे भाई, एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो सेट ऑफ, यानी बहुत सारी वेरिएबल अपने वैल्यूज़ को ना अपने अंदर रख सकता है। हमें समझ आ गया। अब पता है एरे को पहले हमें बताना पड़ता है तो कितनी वैल्यूज़ रख।
मैंने एरे को बताया कि भाई सुन, तू ना टोटल 5 वैल्यूज़ रख सकता है, अभी गिनो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 4। अगर मैं यहाँ 9 डालूँ तो अभी भी चल जाएगा, हाँ अभी भी चल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ 8 लिखूँ तो यहाँ एरर आ जाएगा कि भाई तूने तो इतना मुझे वैल्यू बताई नहीं। यहाँ लिखा हुआ है टू मैनी इनिशियलाइजेशन फॉर इंट 5, तो ये कह रहा है भाई तूने इंट 5 रखा है, तू इंट 6 रखेगा तो काम चलेगा, ऐसे तो सीन ऑफ हो जाएगा। अब बोलेंगे चलो साहिल हमें समझ आ गया कि चलो ठीक है, हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमें सिंपल अगर कोई वेरिएबल को एरे बनाना पड़ता है, क्योंकि एरे इसलिए बनाना पड़ता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप रखना चाहता है, यानी एक वेरिएबल है इंट, वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहता है, तो हम उसे एरे बना सकते हैं। एरे ऐसे बना सकते हैं कि हम उस वेरिएबल में पहले डिक्लेयर करते हैं स्पेस, सही है ना। अगर मैं यहाँ तुम लोग को सिंपल ये बताऊँ ना, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप पहले डेटा टाइप हो गया, फिर उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, फिर उसके बाद कर ली अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्पेस, स्पेस, सही है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू देने के बाद हम लोग सिंपल यहाँ पर ना क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स डालते हैं, एंड उसके अंदर हम जो भी स्पेस हम डालेंगे उतने हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं सिमिलर टू दैट डेटा टाइप, यानी वैल्यू, वैल्यू वैल्यू हो सकती है कोई भी, डेटा कोई भी हो सकता है सिमिलर टू दैट डेटा टाइप। हमें समझ आ गया, ठीक है, ये इजी सीन्स हैं। तो अब ये प्रिंट जब तुमने सेट ऑफ होल के आगे तुमने जीरो लगाया तो 1 क्यों प्रिंट हुआ, तो असल में जब हम एरो होता है ना, एरो सीक्वेंस में सब सेव करता है। तो अगर कोई भी मेरी वैल्यू होगी पहले, तो वो वैल्यू को इंडेक्स मिलती है, यानी 1 को जो इंडेक्स मिलेगी वो है 0, फिर 2 को जो इंडेक्स मिलेगी ना, यानी जो 3 को मिलेगी 1, एंड जो मेरे पास यहाँ 5 है ना, 5 को 2, इस वाले 5 को 3, इस वाले 9 को 4, यानी 1 2 से, यानी होल नंबर ही स्टार्ट हो रहा है। कि अगर जो मेरे वैल्यू पहले रखूँगा, जैसे कि अब मेरे पास 1 है, 1 की इंडेक्स क्या होगी, 1 की इंडेक्स है मेरे पास 0। फिर उसके बाद मुझे पता है 3 की इंडेक्स क्या होगी मेरे पास, 3 की इंडेक्स है मेरे पास 2, फिर 0 नहीं, 3 की इंडेक्स 1 है, क्योंकि 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है ना होल नंबर। तो फिर उसके बाद मेरे पास क्या नाम है, एक 5 की इंडेक्स क्या है मेरे पास 2, फिर दूसरे 5 की इंडेक्स क्या है मेरे पास 3। अब मैं अगर ये वाला 5 या चलो 9 प्रिंट करता हूँ, तो गिनो क्या है, 0 1 2 3 4, 9 मुझे पता है फोर्थ इंडेक्स पे, तो मैं 4 लिखूँगा, स्टार्ट करूँगा तो 9 आ गया। तो ये है, तो हमें एक चीज़ और समझ आ गई। अब पता है, जैसे कि हम, मुझे याद है कि हम लोग सिंपली जैसे कि यहाँ चेंजेस हम एक वेरिएबल के अंदर करते थे, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जो 5 है, नंबर 5 की जगह नंबर 4 आ जाए, तो ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं सिंपली ऐसे करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ मैं एंडर लगाता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे तुम्हें पता चले बिफोर एंड आफ्टर। मैं सिंपल गिनूंगा कि ये जो नंबर यहाँ पर है 5, ये किस इंडेक्स पे, मैं गिनता हूँ 1, मैं गिनता हूँ 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे जो 5 है मुझे वो चेंज करना है, तो मैं लिखता हूँ सेट ऑफ होल। सेट ऑफ होल लिखने के बाद मैं सिंपली पता है क्या करता हूँ, मैं सेट ऑफ होल लिखने के बाद 2 लिखता हूँ, क्योंकि 2 इंडेक्स पे ना 5, फिर सिंपल इक्वल डालता हूँ और 4 डालता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं COT करूँगा, एंड COT के बाद मैं यही सिंपली जो ये कॉपी किया ना, ऐसा करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इधर साइड डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ, और मुझे पता है 2 इंडेक्स पे ना ये 2 लिखता हूँ। अब देखता हूँ कि मेरा 2 इंडेक्स पे जो 5 था क्या वो 4 हो गया है, प्ले करते हैं, हाँ वो 4 हो गया है। अब ये तो सीन समझ आ गया, हमें समझ आ गया। अब इसके अलावा भी तुम और कुछ भी कर सकते थे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना वैल्यूज़ नहीं है, मैं ना सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ उनमें वैल्यूज़ इंसर्ट भी कर सकता हूँ, कि जहाँ पर लिखा है 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, मेरे पास 5 की स्पेस है, 3 की स्पेस फिल हो गई। अब नंबर 3 इंडेक्स पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि हम एक वैल्यू है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, सही है ना, जैसे कि मैंने वेरिएबल के वक्त तुम्हें सिखाई थी। एक तो हमारे पास ये जो अभी तक मैंने किया ना, ये था फुल इनिशियलाइजेशन, यानी तुम ना सिर्फ डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, तुम उसको पूरी वैल्यूज़ भी दे सकते हो, सही है ना, मैंने उसको फुल वैल्यूज़ भी दे दी। अब मैं तुम्हें शुरू से सिखाता हूँ। अब मेरे पास होता है इनिशियलाइजेशन के अलावा होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरे डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। स्पेलिंग को माफ़ करना, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, लेकिन अभी मेन कोड पे फोकस करते हैं।
तो मेन चीज़ है डिक्लेरेशन का, सिंपल वही सीन होता है कि मैं एक वैल्यू, जैसे मैं लिख सकता हूँ एरे, एरे के अंदर स्पेस कितनी होगी 3, बस ये डिक्लेरेशन है। यानी मैं कोई वैल्यू अब उसको नहीं दे रहा, मैंने बस स्पेस डिक्लेयर की एंड नेम डिक्लेयर किया। अब एक होता है हमारे पास इनिशियलाइज, हमारे पास होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में लिखता हूँ असाइनमेंट। असाइनमेंट में याद होगा कि डिक्लेरेशन के बाद जाकर अगर हम उसमें वैल्यू डालें तो तब उसे असाइनमेंट कहते हैं। अब वैल्यूज़ कैसे डालूंगा, आमतौर पे तो हम सीधा एरे का नाम लिख के डाल देते थे, लेकिन यहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता। यहाँ तो मुझे मुझे पता है अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मुझे इंडेक्स नंबर भी देना होगा। तो मैं सिंपल ये कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एरे, एरे ज़ीरो के अंदर डाल दो 1, 1 के अंदर, और जो इंडेक्स 1 है उसकी जगह डाल दो 2, नहीं 2 नहीं 5 डाल दो, और इंडेक्स 2 है ना उसकी जगह मुझे ना 10 डाल दो। तो मेरे पास सिंपली एक एरे बन गया। अब मैं COT करता हूँ, COT करके मैं एरे डालता हूँ। एरे लिख के मैं सिंपली पता क्या करूँगा, मैं सिंपल 1 नहीं 0 फिर एंड एल लिख दूँगा, फिर मैं सिंपल अल्टरनेट करूँगा। अब मैं देखूँगा 0 पे क्या है, 1 पे क्या है एंड 2 पे क्या है, और ये वाला जो सीन है ना इसको अभी के लिए ये कर दूँगा। अब स्टार्ट करके देखते हैं, कोड स्टार्ट किया तो कहीं पर एरर आ गया। एरर किधर आया, लेट अस सी किधर हमारे पास एरर है। तो एरर ये कहता है एंटाइल पे कहीं ना कहीं तुमने एरर किया है कुछ ना कुछ। हाँ ये देखो ना, ये देखो, किसी ने अगर सही मैच किया तो शाबाश, तुमने अच्छा कोर्स कैस किया। तो ये देखो, सिंपली ये सिस्टम था, ये था असाइनमेंट्स का। इनिशियलाइजेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी कि ये इनिशियलाइजेशन थी, कि डिक्लेरेशन के साथ ही तुम वैल्यू असाइन कर दो उसी वक्त, तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो तुम्हें समझ आ गया, अब तुम कहोगे साहिल भाई हमें सब समझ आ गया, लेकिन एक मसला है, हम एक साथ कैसे प्रिंट करें। अब सोचो एक साथ कैसे प्रिंट होगा। मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा जो ज़ीरो है ये ज़ीरो ऑटोमेटिकली 1 हो जाए, फिर प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये 2 हो जाए। तो ये कैसे होगा, मतलब एक ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो और मुझे छेड़ना ना पड़े, यानी एक लूप की तरह चले सब, कि पहले मेरा ज़ीरो वैल्यू हो, ज़ीरो वैल्यू पे जो हो प्रिंट होने के बाद मेरा जो ज़ीरो है वो 1 हो जाए, एंड फिर उसके बाद मेरा 1 पे जो चीज़ है वो प्रिंट होने के बाद जो मेरा 1 है वो 2 हो जाए। हाँ सही गैस किया, ये लूप के अंदर होता है। लूप ये चीज़ें कर सकता है, लूप के साथ सब पॉसिबल है। यानी मैंने इसको अगर लूप बनाता हूँ, मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर लूप में मैं इंट करता हूँ आई मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो मैं इसको 1 नहीं करूँगा। एंड फिर मैं कहूँगा आई की जो वैल्यू है वो लेस देन 3 हो। लेस देन 3 क्यों, क्योंकि मुझे पता है 0 1 2, फिर उसके बाद 3 पे तो रुक जाएगा, और वैसे भी 3 पे ऑटोमेटिकली जब लूप रुक जाएगा तो रीज़न उसका ये भी है कि भाई हमारे एरे पे तो वैसे ही कोई 3 इंडेक्स है ही नहीं। 0 1 3 है सिर्फ, 0 1 2 है हमारे पास सिर्फ, 3 तो कोई है ही नहीं। 3 तब होता अगर हमारे पास स्पेस 4 होती, सही है ना। तो यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूँ। अब मैं सिंपल ये लिखूँगा, मैं लिखूँगा COT, मैं लिखूँगा COT कर आर ए आई के बाद एंडाइल करते हैं। मेरा हो गया काम। सिंपली ये क्या करेगा, पहले आई ज़ीरो है, ज़ीरो प्रिंट करने के बाद लाइन स्किप, फिर मेरा आई 2 हो जाएगा, मुझे पता है प्लस प्लस की वजह से आई 2 हो जाएगा ना, तो फिर आई 1 हो जाएगा ना, फिर आई 1 पे जो है वो प्रिंट करेगा, फिर ये 2 हो जाएगा, एरे 2 पे जो है वो प्रिंट करेगा, फिर जब ये 3 हो जाएगा ये चेक करेगा कंडीशन, ऑफ हो गया सीन। देखो लूप ऐसे चलता है, एक बार इनिशियलाइज मैंने कर दिया ना, उसके बाद ये वापसी बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। एक बार इनिशियलाइज ज़ीरो से हो गया ना, तो इनिशियलाइज होने के बाद ये कंडीशन अपना पहले चेक करेगा कि जो मेरा ज़ीरो है वो लेस देन मेरे पास 3 है, हाँ 3 है। तो एरे आई पे जो भी वैल्यू होगी, एरे आई क्या है, आई मेरे पास मुझे पता है अभी 0 है, तो एरे 0 पे जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन स्किप हो जाएगी, फिर मेरा इंक्रीमेंट होगा, फिर मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, फिर मेरी कंडीशन ये चेक करेगा, फिर ये जो इनिशियलाइजेशन है ये छोड़ के डायरेक्ट वो मेरी कंडीशन चेक करेगा। अब ये कहेगा कि जो मेरा इंक्रीमेंट के बाद 0 1 है, क्या 1 लेस देन 3 है, 1 लेस देन 3 है, तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड में एरे आई है, आई की जगह 1 आ जाएगा, 1 एरे 1 पे जो होगा 5 वो प्रिंट हो जाएगा, लाइन स्किप हो जाएगी। फिर मेरा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट पे मेरे पास जो 1 है वो अब 2 हो जाएगा, फिर मेरा चेक करेगा कि भाई 2 क्या मेरे पास लेस देन 3 है, लेस देन 3 है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरे 2 पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा 2 है ना वो इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, चेक करेगा कि 3 मेरे पास लेस देन 3 है, ऑफ कोर्स नॉट, तो लूप टूट जाएगा। चला के दिखाऊं, ये देखो, इजी इजी सीन, मैन्युअली करने की ज़रूरत ही नहीं। एंड चाहो ना तुम एक कोड लिख सकते हो जिसमें तुम इनपुट भी ऑटोमेटिकली दे सकते हो।
इनपुट ऑटोमेटिकली कैसे दे सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम इनपुट दे सकते हो? साहिल जी आप क्या कह रहे हो? इनपुट तो मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल सीन है, ये तो हम ऑफ सीन है ना। इनपुट तुम दे सकते हो। सीधा पता है तुम क्या लिखो? तुम लिख लो सी इन। सी इन के अंदर तुम लिख लो एरे। एरे एक वेरिएबल है, एरे आई, यानी जब एरे ज़ीरो होगा तो उस पर मैं सी इन डाल दूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा? एक तो मेरे पास तरीका है कि मेरा कोड जब चले ना, मुझे कुछ दिखे ना, मुझे इनपुट देना हो, मैं 1 पहले मैं दे सकता हूँ, 10 इनपुट, फिर मैं सेकंड इनपुट, फिर मैं 70 इनपुट, ख़त्म हो गया, मेरी वैल्यू इसके अंदर चली गई थी। सही है। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करता हूँ कि इसे एक लाइन अच्छी बनाता हूँ। इसे एक अच्छी लाइन कैसे बनाता हूँ? अच्छी लाइन इसको मैं ऐसे बनाता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू फॉर एरे ऑन इंडेक्स। कि बोल रहा है एंटर करो वैल्यू एरे के लिए जो इंडेक्स नंबर किस पे? मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ आई लगा सकता हूँ, फिर एंड लगा सकता हूँ। नहीं, एंड लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे एंटर दबाऊंगा तो लाइन वैसे स्किप हो जाएगी। तो ये मज़े का नहीं है। अब देखो ये कैसे चलेगा। जब मैं इसे प्ले करूँगा, तो बोलेगा आई आई अभी ज़ीरो है, तो एंटर करो एरे की वैल्यू जो इंडेक्स ज़ीरो पे। मैं कर दूंगा एरे की अभी वैल्यू 10 है। फिर क्या आएगा? एंटर करो एरे की वैल्यू जो अभी 1 है, इंडेक्स वन पे मैं कर देता हूँ 20। अब इंडेक्स टू पे क्या वैल्यू है एरे की? प्रिंट करो 30। अब एक चीज़ देखो, ये मज़े का नहीं लग रहा ना, तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड, इसको हटा के, ठीक है, इसको हटाते हैं। एंड इसके बाद हम ऐसा करते हैं, ये डाल के कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं। ये देखो, जो लोग समझ रहे हैं, जिनको सी आउट पता है, वो समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। और मेरे हिसाब से अब तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। सही है ना? सीन्स चल कैसे रहे हैं। सही है, हमें समझ आ गया। लेकिन एक मसला कि अभी मैं वैल्यू हमेशा सिर्फ रन टाइम पे दे सकता हूँ। ये वैल्यू परमानेंट नहीं है। तुम्हें पता है कि ये वैल्यू अभी सेव तो हो रही है, लेकिन तभी जब ये रन टाइम पे इनपुट हो रहा है, लेकिन सिर्फ रन टाइम पे। यानी अब मैं क्या नाम है, इनपुट के बाद कभी भी अब इसे डिलीट कर दूं, इसको कट कर दूं, इसे कट करने के बाद फॉर लूप चलाऊं प्रिंट के लिए, तो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि सीन मुझे समझ आ गया, टेम्पररी तौर पे वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ, एंड वो टेम्पररी तौर पे प्रिंट होंगी। क्योंकि मुझे पता है बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ कोई वैल्यू मैंने लिखी हुई नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिखी हुई थी, मैं इनको कल को चेंज भी कर सकता था सीन लिख के, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कोड लिखता हूँ कि ना सिर्फ मैं वैल्यूज़ प्रिंट होने के बाद ना, मतलब सारी वैल्यूज़ एंटर होने के बाद मेरे पास एक फॉर लूप चले, और फॉर लूप कुछ नहीं करे, फॉर लूप प्रिंट कर दे मेरा एरे। तो मैं सिंपल यहाँ पर करूँगा, या मुझे इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं इस कोड को ये कर दूँगा। इस कोड में मैं ये जो है ना, इसको सी आउट कर दूँगा। सी आउट के बाद मैं इधर एंड लगा दूँगा, एंड लगाने के बाद और ये अब मैं यहाँ चला दूंगा। तो अब पता क्या होगा? पहले मेरी सारी वैल्यू, मुझे पता है मेरा कोड आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक मेरा सीन सारा कंप्लीट नहीं होगा। जब मेरे 3 सीन कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर मेरा ये वाला कोड चल जाएगा, जो इसके अंदर जो अभी मैंने ताज़ी ताज़ी वैल्यूज़ डाली हैं वो प्रिंट कर देगा। और हाँ, एंड में हमेशा रिटर्न लगाओ ना। मैंने ये तुम लोग अच्छी प्रैक्टिस बताई थी कि रिटर्न हमेशा लगाया करो इंट मेन में, क्योंकि इन द एंड ये एक फंक्शन है जो रिटर्न तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ऐसा करते हैं 10 20 30, 10 20 30, लेट्स गो। तो ये हमारे पास टॉपिक एरे का कंप्लीट हो चुका है। 1D एरे, एरे डिफरेंट डायमेंशंस में होते हैं। ये जो है हमारे पास, ये था 1। तो मैं क्या बोल रहा था कि एरे 1D नहीं होता, एरे 2D भी होता है, एरे 3D भी होता है। अब हम इसमें कैसे करें, हम इसमें कैसे पता करें कि हम किस तरह का एरे यूज़ करेंगे? अब देखो, मैं कहता हूँ कि तुम 2D सीखो, एंड 2D के अलावा क्या नाम है, तुम सीखो कि क्या कहते हैं, क्या क्या सीख लो, 3D सीख लो। लेकिन ये चीज़ें इतना काम नहीं है, क्योंकि ये डीएसए के सवाल हैं। 2D एरे 3D एरे ज़्यादातर डीएसए में आते हैं। अगर तुम्हें इतना भी एरे आता है तो तुम्हारी फाउंडेशन तो बिल्ड हो गई। अब मैं तुम्हें 2D बताऊँ क्या होता है। 2D के लिए तुम्हें मैट्राइसेस आना चाहिए। तो यहाँ से हम थोड़े अपने नोट्स खोलेंगे, एंड एरे ऑपरेशंस थोड़ी देख ले हमने क्या क्या किया। हमने फाइंडिंग द एलिमेंट कर दिया, सर्चिंग। हाँ, सर्चिंग तुम लोग को बना के दिखाऊँ? अब सर्चिंग के अलावा अपडेटिंग तो मैंने तुम्हें सिखा दिया मेरे हिसाब से, है ना। अपडेटिंग में क्या था कि मैं चाहता था कि 30 की जगह 100 हो जाए। 30 की जगह 100 कैसे हुआ कि मैंने सिंपल इंडेक्स नंबर 2 लगाया, वहाँ 100 तो अपडेटिंग हो रहा था। डिलीटिंग कुछ नहीं होता, डिलीटिंग का मतलब भी यही वही, अब समझ लो वही चीज़ होती है। बस तुम सिंपली शिफ्ट कर देते हो। कि मैं कहता हूँ कि
क्या नाम है, ये जो इस पोजीशन नंबर 2 पे, उस पोजीशन नंबर 2 पे आगे दो, चलो छोड़ो यार, ये सारी चीज़ें हैं। 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 डायमेंशनल एरेज पे हम आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या टॉपिक्स होंगे, मैट्राइसिस प्रॉब्लम्स होंगी, मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोर्टेशंस। ओके, मैं करता हूँ, ऐसा करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, डिलीटिंग भी करते हैं, सर्चिंग भी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करके देखते हैं, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि कोई कमी पेशी रह ना जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो ताकि तुम्हारा जो एरे का कॉन्सेप्ट जो और स्ट्रॉन्ग हो। देखो सर्चिंग सिंपली कुछ नहीं है। अब सर्चिंग के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, हम ना पहले सबसे पहले एक लॉजिक लिखते हैं। एक लॉजिक हमारे पास क्या होगा, देखो बेटा लॉजिक कोई मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमारे पास एक एरे है, सही है, एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास 5 की जगह है। एरे के अंदर मेरे पास वैल्यू होगी 1 2 3, नहीं 1 2 3 लिखूंगा तुम शायद फिर बोलो इंडेक्सिंग में गलती है, तो लिख सकता हूँ मैं 20 लगा देता हूँ, 30 लगा देता हूँ, 60 लगा देता हूँ, 80 लगा देता हूँ, 10 लगा देता हूँ। सही है, ये बेसिक सर्चिंग है, ये इतना काम वैसे आगे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ बेसिक सर्चिंग कैसे होती है। अगर मैं एक लूप चलाऊँ, और बोलूँ जहाँ पर मेरे एरे के अंदर की वैल्यू बराबर होती है 60 के, वहाँ पर मुझे ना लूप ब्रेक कर दो। हमें पता है ब्रेक कैसे होगा, लूप ब्रेक कंडीशन की वजह से होगा। यानी सिंपल हम एक लूप चलाएंगे, यानी हमें पता है प्रिंटिंग के लिए जो लूप चलाते हैं हम वही चलाएंगे, लेकिन हम बीच में इफ़ कंडीशन भी लगा देंगे। इफ़ कंडीशन हम भी लगा देंगे कि पहले चेक कर कि अगर मेरा एरे जो ज़ीरो इंडेक्स पे, यानी एरे ज़ीरो इंडेक्स पे मेरी जो वैल्यू है एरे ज़ीरो इंडेक्स पे, क्या वो बराबर है 60 के। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर सिंपली हमारा वो क्या नाम है, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और आगे हमारा वापसी लूप चलेगा। जब लूप वापसी चलेगा तो चेक करेगा कि क्या पता, जैसे कि मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। कि मैं कहता हूँ इंट आई, मुझे पता है जीरो होगा क्योंकि एरे हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। यहाँ तो तुम्हारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब कितनी बार मेरा लूप चले, स्पेस को देखो कितनी है। अच्छा, एक मज़े की ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि मेरा जो एरे है ना उसकी लेंथ कितनी है, सही है ना। एरे की लेंथ, अब भले हम देख तो सकते हैं ऊपर जाके कि भाई एरे की लेंथ इतनी है, लेकिन कभी कभी हमारे पास जो सीनियर डेवलपर है वो बोलता है कि सुन साहिल, मुझे ना एरे प्रिंट करके दो होल नंबर का। तो वो मुझे एरे का नाम दे देता है कि एरे का नाम है सेट ऑफ होल नंबर्स, लेकिन वो मुझे बताना भूल जाता है कि वो एरे के ना 1000 की लेंथ है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो एक एरे है सेट ऑफ होल नंबर्स उसकी लेंथ 1000 है। मैं सिंपल यहाँ पर कंडीशन पे लगा दूंगा एरे डॉट लेंथ। अरे डॉट लेंथ क्या करेगा कि वो सिंपल ऑटोमेटिकली सेट कर देगा कि जो मेरी वैल्यू है ना 0 से लेके 4, यानी यहाँ पर ना इसकी जगह 4 आ जाएगा, नहीं इसकी जगह 5 आ जाएगा। यानी जो स्पेस है ना मेरी 5, वो 5 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी सिंपल बोल देगा कि भाई तुम्हारा जो एरे है ना होल नंबर वो 5 है। जैसे कि जो डेवलपर का एरे जो सेट ऑफ होल नंबर्स है, मुझे पता नहीं था वो 1000 है, लेकिन अब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि भाई एरे डॉट लेंथ है ना, तो मैं चेक करूँगा सेट ऑफ होल नंबर्स वाला एरे कहाँ है। सेट ऑफ होल नंबर्स एरे वाला ये है होल नंबर मेरे पास एरे, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ना जो स्पेस है जो 1000 है यहाँ से रिप्लेस, यहाँ लिख देगा कि 1000। यानी मेरा लूप 1000 तक चले, यानी 999 तक चले, क्योंकि मुझे पता है 0 से स्टार्ट हो रही है, और मैं भी खुद भी चाहता था कि 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। ये सिंपल सीन था। यानी एक चीज़ समझ आ गई कि भाई यहाँ पर हम 5 लिख रहे थे ना लेस देन 5, अब यहाँ ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल ट्रिक थी, आई प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पर सर्च का कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा आरे आर ए आई क्या कि भाई आई की जगह जब ज़ीरो आएगा कि मेरी एरे ज़ीरो पे जो मेरी वैल्यू है, क्या मेरी वैल्यू इक्वल टू है, समझ लो 10 के। अगर वो 10 के इक्वल टू है ना, सी ओ टी कर दो, वी फाउंड दी वैल्यू, आगे मैं लगा दूंगा अरे आई, सही है ना। और यहां पर मैं कर दूंगा ब्रेक। अगर नहीं है तो ये चलता जाएगा, और यहां पर सी आउट सीधा कर देगा, सी आउट करंट वैल्यू इज प्रिंट कर दे कि भाई करंट वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, जो अभी फर्स्ट लूप आइट्रेशन पे चली, ऑन फर्स्ट आइट्रेशन करंट वैल्यू इज ये ऑन फर्स्ट आइट्रेशन एंड देन
सही है। अब आप बोलेंगे साइज ये क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया कि अगर मेरा चलो एक कंडीशन पूरी नहीं होती, और जाहिर सी बात है फर्स्ट आइट्रेशन पे पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पे देखो क्या है 20, जब मेरा आर ए 0 पे 20 होगा, 20 इज इक्वल्स टू 10 है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो सिंपली मेरी ये जो अंदर का कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो लिखेगा कि करंट वैल्यू इज आर ए इंडेक्स 0, आर ए 0 पे क्या है 20, करंट वैल्यू इज 20 ऑन 0, ऑन 0 आइट्रेशन। 0 आइट्रेशन मतलब है कि भाई जो 0 जो फर्स्ट टाइम चला उस पर ही है। लेकिन हमें कुछ कभी कभी होता है कि मैं तुम्हें कह दूं कि साहिल भाई 0 आइट्रेशन समझ नहीं आया, हमें ऐसा लिखा आ जाए कि करंट वैल्यू इज 20 ऑन फर्स्ट आइट्रेशन, तो तुम सिंपल +1 लगा दो। अब ये जो +1 है ना, मेरी ये वैल्यू हमेशा के लिए +1 चेंज नहीं होगा, ये तभी मेरा हमेशा के लिए चेंज होता अगर मैं यहाँ पता क्या लिखता, मैं यहाँ प्लस प्लस लगा देता। अगर यहाँ मैं प्लस प्लस लगाता ना, तब मेरी ये वैल्यू हमेशा के लिए 1 हो जाती। लेकिन मुझे ना सिर्फ +1 लगा दिया है। +1 ये क्या करेगा कि सिंपली टेम्पररी तौर पे मेरा दिखाएगा 0 है ना, तो 0 की जगह दिखाएगा कि अभी जो मेरा फर्स्ट आइट्रेशन है उस पर ये है। फिर जो मेरी 1 होगा ना, 1 पे जब आइट्रेशन चलाएगी तो ये बोलेगा जो मेरी सेकंड आइट्रेशन है उस पर ये होगा। तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि अभी हमें सर्च क्या करना है, 10, हम चाहते हैं 10 सर्च हो, तो ये मैंने कोड एग्जीक्यूट किया। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमने एरे में क्या नाम है गंध का, लेंथ, ओके लेंथ की स्पेलिंग में शायद गलती है, लेंथ स्पेलिंग में गलती थी। ओके लेंथ की स्पेलिंग में गलती नहीं, कह रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर लेंथ इन एरे विच इज़ नॉट अ क्लास टाइप। ओ राइट, तो मतलब C++ में कुछ ना कुछ तो अलग सिस्टम मांग रहा है ये। तो लेट अस सी कि हमने कहीं बार बार तो ये नहीं किया, इस एरर को फाइंड करते हैं। इस एरर को सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंट मेन, ठीक है, रिक्वेस्ट मेंबर ऑफ लेंथ इन एरे विच इज़ नॉट अ क्लास टाइप इंट, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लेंथ वाला सीन सेट करते हैं, या ऐसा करते हैं अभी के लिए ना इसको फाइल करके देखते हैं और हमारा जो लॉजिक है ना मेन उस लॉजिक को देखते हैं, एंड जो लेंथ वाला सीन है ना मैं उसको भी सेट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम कहते हैं अभी इसको 5, अब चला के देखो अभी जो हमारा लॉजिक है वो सही चल रहा है, हाँ सही है। ओके यहाँ मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ना, क्योंकि देखो ये चिपका चिपका आ रहा है। तो अब चला के देखते हैं, तो अब देखो कितना प्यारा आ रहा है कि कह रहे हैं करंट वैल्यू जो हमारे पास 20 है वो फर्स्ट आइट्रेशन पे, करंट वैल्यू 30 है सेकंड पे, 60 है थर्ड पे। अब मैं आइट्रेशन कह रहा हूँ, इंडेक्स नहीं कह रहा, सही है ना। लेकिन वी फाउंड द वैल्यू 10, अगर मैं वैल्यू 10 जो है, वैल्यू 10 क्या नाम है, नंबर थर्ड यहाँ लगा देता, तो अब देखो सिर्फ 2 बार चलता और तीसरी बार ब्रेक हो जाता। सिंपल करंट वैल्यू, हम वी फाउंड द वैल्यू, ये आ गया, ठीक है। ये सिस्टम था, ये हमारे पास एक सिस्टम था सिंपल सर्चिंग के लिए, सिंपल सर्चिंग का हमें फॉर्मूला समझ आ गया। तो अब ये मेन सिस्टम था सर्चिंग का, तो यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं। हम कहते हैं भाईजान बड़ा ही वीआईपी सीन आपने कर दिया, बड़ा मज़ा आ गया, ये देखो बड़ा मज़ा आ गया, सही है। अब इसका एक मसला है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा, यानी मेरा एक बार जब 10 आ गया ना लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर कल को मेरा आगे भी कहीं 10 हुआ ना, ये उसको देखेगा ही नहीं, ये सिर्फ नंबर थर्ड आइट्रेशन पे 10 आ गया ब्रेक हो गया, आगे जाके कब अगर कोई और भी 10 हुआ ना ये नहीं देखेगा। तो ये है। अब इसलिए कहते हैं कि एरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएसए के लिए, क्योंकि आगे जाओ तुम डीएसए पढ़ोगे ना, तो बिगिनिंग स्टेज पे तुम देखोगे कि मल्टीपल डीएसए की प्रॉब्लम्स होंगी एरे रिलेटेड। एरे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हारा 0% स्टार्ट होगा, तब तुम्हारा फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन स्टार्ट होगा डीएसए पढ़ने के लिए। तो ये एरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और होता भी है, लेकिन इन द एंड इट इज़ ईजी अगर तुम ना लॉजिक बिल्डिंग सीख जाओ। अब एक हमने प्रॉब्लम खुद बना के कर ली कि सही है। अच्छा एरे डॉट लेंथ वाला सीन क्या है, हम चेक करें कि एरे डॉट लेंथ कैसे होता है इन C++। व्हाट इज एरे डॉट लेंथ, मैं अपनी तरह से लिखता हूँ। अब देखो कभी कभी कुछ चीज़ें अगर हमें याद ना भी आ रही हो ना, तो हम लोग खुद करते हैं। ये कहता है एरे डॉट लेंथ डिफरेंटली हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ओ राइट राइट, अच्छा तो एरे डॉट लेंथ हमारे पास है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। ये सिस्टम तो बड़ा सही बोला है इसने। ओके ये भी सही बोला, फॉर मॉडर्न C++ कंटेनर, ठीक है एरे डॉट साइज कर दो। आ ठीक है, असल में एरे डॉट लेंथ है ना ये जावा का है। मैं सिंपल यहाँ लिख सकता हूँ एरे डॉट साइज, एरे डॉट साइज करके देखो, एरे डॉट साइज क्यों नहीं चला।
तो एरे डॉट साइज़ में क्या मसले मसाइल है, यहाँ इसने मुझे एक प्रॉब्लम का सलूशन बताया कि एरे डॉट साइज़ करो, लेकिन वो भी तब जब मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ। एक लाइब्रेरी क्या यूज़ हो रही है हमारे पास, सिंपली अरे लाइब्रेरी यूज़ हो रही हो, तो उसके लिए फिर हमें अरे भी इस तरह से बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, करके देखते हैं। मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ना असल में मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार याद रखना ना पड़े स्पेस, तो मैं ये लाइब्रेरी यूज़ करके देखता हूँ। अब देखो, मैंने जीपीटी की जेमिनाई की मदद ली, तो उसने मुझे कितने अच्छे से ना नई लाइब्रेरीज़ का यूजेस बता दिया। अब चला के देखें, ये चलना नहीं चाहिए क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ नहीं है। सही, इस तरह से बना हुआ नहीं, ये कहता है ये तभी चलेगा अगर मैं इस तरह से बनाऊँ। तो मैं इस तरह से बना के देखता हूँ अरे, ओके, हम कुछ इस तरह से बना के देखेंगे अरे, अगर हमें इस लाइब्रेरी को चलाना है तो मैं सिंपल यहाँ ऐसे जाऊँगा। सही है, अब चला के देखेंगे। वी फाउंड द वैल्यू 10। ये देखो सिंपल, ये मैंने क्या किया कि भाई मुझे पता है कि जो मेरे पास सिंपल एरे डॉट साइज है ना, जो 5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर, वो तभी काम करेगा जब मैं एक आरे लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूँगा। और आरे लाइब्रेरी की भी शर्त ये है कि मेरा आरे कुछ इस तरह से बने, तब जाके मैं आरे डॉट साइज यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे गाइस, बहुत सारे तरीके होते हैं, हर एक लैंग्वेज की कुछ खासियत, कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जावा में हम सीधा आरे डॉट लेंथ लिखते हैं, हमें कोई लाइब्रेरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना एरे इस तरह से बनाने की ज़रूरत होती है। सही है, तो काफ़ी अच्छा है कि अगर तुम एआई इस्तेमाल करो तो तुम्हें काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो बेसिकली ये था सिर्फ 1D एरे से रिलेटेड। अब मैं तुम्हें आगे पढ़ाना चाहूँ तो आगे एक सिंपल कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा करता हूँ, 2D एरे के बारे में बता देता हूँ, फॉर ईच के बारे में सिखा देता हूँ। फॉर ईच क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास कभी कभी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम आरे के लिए एक लूप बना रहे हैं अलग से, लेकिन आजकल मॉडर्न तरीकों में ना हमारे पास एक नया लूप है जिसे कहते हैं फॉर ईच लूप। वो फॉर ईच लूप का काम ही ये होता है कि वो सिंपली ना हमारे पास जो आरे को प्रिंट करने के लिए होता है। सी प्लस प्लस फॉर ईच, मैं लिखता हूँ सी प्लस प्लस में फॉर ईच बताओ। सी प्लस प्लस फॉर ईच में अगर लिखूंगा तो मुझे ये बता देने का कि भाई कैसे सी प्लस प्लस में फॉर ईच लूप बनाते हैं। तो ये कहता है फॉर ईच लूप बनाने के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करो। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से मज़ा नहीं आएगा। ऑटो लिखो, ऑटो डालने के बाद ओके, फॉर के अंदर ऑटो डालो। तो ये वेक्टर के ज़रिए इसने फॉर ईच लूप बनाया, द रेंज बेस्ड फॉर ईच लूप प्रेफर्ड। एंड इसके अलावा इसने एक एल्गोरिथम लिख के दिया कि एक एल्गोरिथम नया बना लो, बिगिन एंड, नहीं ये भी फॉर ईच नहीं है। तो गाइस फॉर ईच लूप हमारे पास, अब मुझे पता चला कि सी प्लस प्लस के अंदर फॉर ईच भी नहीं है। फॉर ईच क्या करता है कि मुझे ना अब सिंपली ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो इतना लिखता था ना कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पर एंड हो, प्लस प्लस हो या ना हो, मेरा ये करने की ज़रूरत नहीं होती मुझे। लेकिन मुझे अब पता चला कि सी प्लस प्लस में फॉर ईच नहीं है, मुझे खुद फॉर ईच भी बनाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे साहिल भाई ये क्या कर रहे हैं, कभी आप लेंथ का गलत कर रहे हैं, कभी आप साइज़ का। तो हाँ, ये होता है, प्रोग्रामर्स के साथ ऐसा होता है, बिकॉज हम मल्टीपल लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम काफ़ी लॉजिक्स भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई क्या नाम है, मेरे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वहाँ नहीं है। यहाँ पर भी फॉर ईच का, यहाँ पर भी एरे डॉट लेंथ का कॉन्सेप्ट है, बट एल्गोरिथम डिफरेंट है, डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, थोड़ा बड़ा है वहाँ के मुकाबले, एंड प्रेफर्ड नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन हम तो करके देखेंगे क्योंकि हम ढीठ हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फॉर ईच यहाँ पर कैसे यूज़ होता है। तो ये कहता है कि मॉडर्न तरीके आपके पास फॉर ईच के ऐसे हैं कि आप एक वेक्टर लाइब्रेरी बनाओ। सही है, वेक्टर लाइब्रेरी बनाने के बाद आप सिंपली ऐसा कर दो कि आप जब चाहो एरे ऑटोमेटिकली यहाँ से क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली जब एरे क्रिएट होगा तो ये सिस्टम हो जाएगा। तो ये भी मुझे सही समझ आया। अच्छा, इसने वहाँ वेक्टर क्रिएट किया है, यहाँ एरे नहीं है, ये वेक्टर है। तो एरे के लिए इसने कैसे किया? यहाँ पर भी आरे के लिए इसने नहीं किया, इसने सिंपल आरे के अलावा एल्गोरिथम वेक्टर यूज़ किया लाइब्रेरी, एंड वेक्टर लाइब्रेरी यूज़ की। ओके, ये सिस्टम तो ख़राब है। आई वॉन्ट फॉर ईच फॉर दी आरे। मैंने कहा आरे के लिए मुझे फॉर ईच बताओ क्या है। तो इसने कहा आरे के लिए भी फॉर ईच बनाया जा सकता है, बहुत ही ईजी है। ये कहता है कि भाई सिंपल, पहले तो तुम्हें रीड ओनली लूप कर सकते हो, तो ये एक फॉर ईच लूप है। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो कि फॉर ईच के लिए मुझे कॉन्स्ट ऑटो करना पड़ेगा, एलिमेंट प्लस एरे। ओके, एलिमेंट डाल दिया एंड एलिमेंट प्रिंट होगा। समझ गया, मैं समझ गया फॉर ईच कैसे बनता है। मैं सिंपल फॉर ईच के लिए मुझे कॉन्स्ट लिखना होगा। कॉन्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता है ये चेंज नहीं होगा कॉन्स्ट लिखने के बाद। कॉन्स्ट के बाद एंड लिखना होगा। अब सिंपल जो मेरा एरे है ना, मुझे एरे का नाम लिखना होगा, मेरा एरे का नहीं, मुझे एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट,
प्रिंट एक वेरिएबल नेम देता हूँ और इसके बाद मैं अपना एरे दे देता हूँ। एरे मेरे पास क्या है, एरे मैंने एरे यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, इधर काउट COT कर दूंगा, COT प्रिंट लगा दूंगा, प्रिंट के बाद एंडाइल लगा दूंगा। अब एक चीज़, ये तो जो मेरे पास एरे बना हुआ है ये वेक्टर से बना हुआ है, तो मैं अभी वेक्टर वाला एरे नहीं यूज़ करूँगा। मैं सिंपल तुम्हें बेसिक बताता हूँ, कि भाई समझो तुमने ना एक एरे बनाया, क्योंकि देखो अगर मैं फॉर ईच यूज़ करूँगा ना तो मुझे साइज़ की ज़रूरत ही नहीं, साइज़ की ज़रूरत नहीं तो मुझे सिंपल एरे लाइब्रेरी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल लगा दूंगा यहाँ पर एक एरे बना दूंगा, इंट के बाद मैं एक आरे नाम की चीज़ दूंगा, इसको 3 की स्पेस दूंगा, 3 की स्पेस देने के बाद इसको 3 4 5 लगा दूंगा, ठीक है। 3 4 5 के बाद अब मैं सिंपल इसको चला के देखूंगा ये चलना चाहिए, नहीं चला तो हम मिस्टेक चेक करेंगे, कोई मसला नहीं हम। तो ये देखो चल गया भाईजान, चल गया। ये था फॉर ईच लूप। तुम बोलो साहिल भाई ये क्या हो गया, हमने बेटा कुछ नहीं किया, हमने सिंपल एक वैल्यू एक नेम दे दिया, सही है। अब ये जो एरे ना, ये सारा एरे इस प्रिंट के अंदर कॉपी हुआ और अब ऑटोमेटिकली ही बैकएंड के अंदर लूप चलेगा एंड यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमें सिर्फ उस वैल्यू का नाम लिखना है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ ना, ए डाल दूँ, अब मैं चला दूँ, यहाँ पर भी मुझे ए डालना पड़ेगा ना, प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं ए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, मैंने बस अपना नया वैल्यू लिखा, उस नए वैल्यू के आगे अपना एरे का नाम लिख दिया, एरे का पूरा साइज भी नहीं, एरे की वैल्यूज भी नहीं, सिर्फ एरे का नाम, ऑटोमेटिकली ये चल गया। इसको कहते हैं फॉर ईच लूप माय बॉयज, ठीक है। तो ये सिस्टम था फॉर ईच के रिलेटेड। अब मैं कहता हूँ हमें ना अपने लैपटॉप को थोड़ा चार्ज करते करते काम करना चाहिए, तो बेहतरीन सीन नहीं हो जाएगा, तो लेट अस डू दैट। तो हाँ, लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है चार्जिंग के लिए, सही है। तो आई होप सब सही हो। अच्छा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कभी कभी ना बैकग्राउंड की नॉइज़ेस को ना इग्नोर किया करो। 42 42 42 42 42। अभी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो भाई जान सिंपल चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड देखो कभी कभी बैकग्राउंड की चीज़ों का ना इग्नोर किया करो, बिकॉज इन द एंड मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ एंड मुझे अपनी पर्सनल स्पेस नहीं मिलती, मुझे कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो वीडियो की एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे भी अपलोड करनी पड़ती है, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम एंड दिक्कतें होती हैं रिकॉर्डिंग के वक्त। तो अगर कभी बैकग्राउंड से कोई आवाज़ों के मसले हों तो मुझे माफ़ करना, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता बैकग्राउंड नॉइज़ेस की वजह से या टेक्निकल एरर्स की वजह से, तो मुझे माफ़ करना या मुझे ना कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं डेडिकेटेड वीडियोस पे बना दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता मुझे बताओ, अगर ऑपरेटर्स नहीं समझ आता, अगर इफ़ भी समझ नहीं आता या एल्स इफ समझ नहीं आता, मुझे बोले एल्स इफ, अलग से वीडियो बनाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है। अब सिंपली हम लोग को एक चीज़ तो समझ आ गई है। अब देखो मैं तुम्हें ना 2D एरेस पे अभी नहीं जाऊँगा, 2D एरेस पे एक अलग वीडियो बनाए, बिकॉज आज की वीडियो भी एक स्ट्रेसफुल वीडियो होगी तुम्हारे लिए अगर तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। पहले इसकी प्रैक्टिस करो एंड ऐसा करते हैं ना, हम कुछ और कोड्स 1D एरे के बनाते हैं एंड उसके बाद हम 2D एरे पे जब डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम 2D एरेस पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को तुम अच्छे से समझो। आज हमने देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ ली, हमने ये साइज सीख लिया, हमने एरे का जो एक लाइब्रेरी होती है वो सीख ली, एरे लाइब्रेरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीखा, हमने फॉर ईच लूप कैसे यूज़ सकता है जो बेहतरीन है एरे प्रिंट करने के लिए वो कैसे हो सकता है वो सीखा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें सीन करके देखूँ, वैसे मैंने अब तक सीन करके देखा नहीं ना, तो ऐसा करते हैं कि एग्जैक्ट इसी का रेप्लिका बनाता हूँ, कॉप कंट्रोल अल्ट ऐसे, और ऐसे करते हैं। सीन के लिए मुझे याद है मुझे कुछ डिफरेंट तो करने की ज़रूरत है ही नहीं ना, मैं सिंपल यहाँ लगा देता हूँ CN। एरर आ सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन इंसान तो वही है ना जो चेक करता है बार बार, तो हम में भी कीड़ा है, हम भी चेक करेंगे। ओके एरर आ गया, ये कहता है भाई इसमें ऐसे नहीं होगा, कोई और तरीका होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ पर हमें कैसे बोल रहा है फॉर ईच के अंदर हम इनपुट दे सकें, तो यहाँ शायद इसने दिया है कि आप इनपुट मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, कहते हैं ऐड 5 टू एवरी नंबर। ओके मतलब हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर ईच की मदद से, लेकिन हम लोग उसमें इनपुट नहीं दे सकते। ये भी देखना होगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। अच्छा ये इसलिए भी नहीं हो सकता बिकॉज फॉर ईच तो इन द एंड वही क्या करता क्या है कि तुम्हारा एक बार वैल्यूज सारी उसके पास आ गई, वो उन वैल्यूज़ में खुद चेंजेस कर सकता नहीं है, वो एक साथ उसे प्रिंट करता है, बीच में हम उसे छेड़ नहीं सकते फॉर ईच को। फॉर ईच मॉडिफिकेशंस कर सकता है, जैसे कि इस तरह की तुम मॉडिफिकेशंस देख रहे हो कि अब हर वैल्यू में 5 आ गया। ओके ठीक है, ये भी एक मज़े का सीन है, सही।
अब इसने कॉन्स्ट के बाद ऑटो डाल दिया। ऑटो क्या करता है? टू अवॉइड कॉपिंग डेटा अननेसेसरली। तो ऑटो का ये मतलब है कि भाई जान और एक डेटा की कॉपीज बार बार नहीं बनेंगी, ठीक है। ऑटो भी हम डालें तो सिंपल अच्छा रहेगा कि अब मैं आपको आज से आप लोगों को कहता हूँ कि आप कॉन्स्ट के बाद ना ऑटो भी लगा दो, क्योंकि ये हमें प्रेफर कर रहा है एआई कि इसको ऐसे करोगे ना तुम्हारे पास अच्छा रहेगा। तो इसी से रेफरेंस डेटा प्रिंट करेगा, कॉपी डेटा को बार बार प्रिंट नहीं करेगा। कुछ ना कोई लॉजिक है इसके पीछे भी। लेकिन अब हम कुछ कोड की प्रैक्टिसेस देख लेते हैं कि यहाँ सर्चिंग हो गया, सर्चिंग के बाद ये अपडेटिंग का कुछ बोल रहा है। अपडेटिंग तो वैसे मैंने तुम्हें सिखा दी, तो इन दैट मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डिलीटिंग क्या है? डिलीटिंग एक लॉजिकल चीज़ है। एंड एक बात बताऊँ कि डिलीटिंग बार बार भी तुम लोग को काम आएगा डीएसए के अंदर भी, और प्रॉब्लम्स अनगिनत है डिलीटिंग रिलेटेड। डिलीटिंग सिर्फ ये नहीं होता कि हम ना 30 की जगह 30 की जगह मैं ऐसा कर दूं, 40 कर दूं, एंड 40 की जगह 50 कर दूं, एंड 50 की जगह मैं कोई और वैल्यू दे दूं। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने डिलीटिंग का कॉन्सेप्ट पता है, फिर से बताता हूँ। डिलीटिंग ये नहीं होता कि मैं 30 की जगह ना सीधा जैसे अपडेटिंग में कर रहा था कि मैंने 30 की जगह 100 कर दिया, ये डिलीटिंग नहीं होता। डिलीटिंग कहता है एरेज में से 30 हटा दो, अब 30 की जगह 40 आ जाएगा, 40 की जगह 50 आ जाएगा, एंड जो मेरी एरे की स्पेस है ना वो 5 से 4 हो जाएगी। ये कह रहा है ये। देखो एरे में तो मुझे पता है कि मैं ना स्पेस खाली छोड़ सकता हूँ, तो मुझे ये वाला लॉजिक तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं कि अगर मेरा 50 की जगह कुछ खाली रहेगा तो कोई मसला ही नहीं, एरे मेरा तब भी चलेगा। सही है। तो मुझे स्पेस तो चेंज नहीं करनी, मुझे बस ना आगे आगे कर देना है वैल्यूज़ को। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ओके, इसने सिंपल बोला कि एक तो तरीका है कि अगर मैं चाहता हूँ मेरी इस पोजीशन पे वैल्यू चेंज हो, तो इस पोजीशन पे इसने कहा कैसे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं कि मैं लिख दिया पोजीशन, वहाँ से स्टार्ट हो, वहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं समझ गया, कोड समझ गया मैं, कोई मसले की बात ही नहीं। ओके, अब मैं कोड लिख के समझाते समझाते तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि भाईजान सीन क्या चल रहा है, दुनिया में क्या क्या चल रहा है सीन। डिलीटिंग का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। डिलीटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, इस एरे को कर देता हूँ गायब। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, एरे के अंदर जगह कितनी है? 5 या 4 जगह है। एरे के अंदर वैल्यूज़ क्या है? 10, 20, 30 एंड 40। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना 40 नहीं चाहिए, तो मैं ये कैसे करूँ? 40 कैसे चेंज करूँ? तो 40 कैसे चेंज होगा? 40 ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ 30 नहीं चाहिए। तो 30 किस पोजीशन पे? 30 है पोजीशन नंबर हमारे पास सिंपली 3 पे। 3 पे नहीं, 2 पे। तो पता है मैं क्या लिखूँगा? मैं लिख दूंगा फॉर, कहूँगा कि मेरा लूप ना यहाँ 3 से स्टार्ट कर। मैं लिख दूंगा इंट आई इक्वल्स टू 2, इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि 3 पे 2 इंडेक्स पे 30। एंड ऐसा कर दो कि जो मेरा आई है ना वो लेस देन कर दो, नहीं आई है जो मेरा वो लेस देन कर दो सिंपली फॉर सपोज 3 के, ठीक है। और मेरा आई प्लस प्लस कर दो। तो उसने क्या किया कि इसने लिखा, अब जो मेरा आर ए है ना, आर ए टू पे मेरी वैल्यू डालो, आर ए आई प्लस 1, यानी जो मेरे आर ए टू पे 30 था ना उस पे आ जाएगा आई प्लस 1, यानी आर ए टू प्लस 1 करो, 2 प्लस 1 3, तो 2 प्लस 1 3, यानी यहाँ पर आर ए टू है, आर ए टू के अंदर वैल्यू आ जाएगी आर ए थ्री की। आर ए थ्री क्या है? 40 चली जाएगी वैल्यू मेरे पास आर ए क्या नाम है उसके अंदर, 2 के अंदर, यानी अपडेट हो गई वैल्यू सिंपली, ठीक है। ये सिस्टम था हमारे पास। अब ये वैल्यू ऐसे हो गया, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक और एक लूप चला के दिखाता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल अल्टरनेट एक फॉर ईच लूप बनाते हैं। फॉर ईच लूप के अंदर मैं कॉन्स्ट लगा देता हूँ, ऑटो लगा देता हूँ, कॉन्स्ट ऑटो के बाद ये लगा देता हूँ, फिर मैं ए लगा देता हूँ, ए के बाद मैं अपना आर ए लिख देता हूँ, आर ए के बाद मैं सिंपल सी ओ टी लिख देता हूँ, सी ओ टी के बाद मैं एल एल लगा देता हूँ। अब क्या होगा? चला के देखें, डिलीट हो रहा है। ओके, देखो ये डिलीट नहीं हो रहा, ये कॉपी बना रहा है, यानी इसने पता है 30 की जगह अपडेट कर दिया 40 को। लेकिन अब 40 का क्या होगा? 40 का क्या होगा? 40 का ऐसा करते हैं, इसको इक्वल कर देता हूँ। ओके, यहाँ रेफरेंस नंबर खाली आ गया। ओके, खाली हो गई यहाँ पर जगह। तो ये भी सीन है। अब यहाँ कोड पे देखते हैं कि यहाँ इसने कैसे किया। इसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, इसने सिंपली ओके, तो इसने चलाया ही एक दफ़ा, यानी मैं सिंपल यहाँ किया तो अगर ये इसकी वैल्यू ये है
तो मैं इसको 3 दफ़ा ही चलाऊँगा, हाँ 3 दफ़ा ही चलाऊँगा, तो इसमें कोई मसला तो आना नहीं चाहिए। 40 आ रहा है, तो इधर कैसे प्रिंट इसने चेंजेस किए, इसने चेंजेस कैसे किए, इसने RA5 था, पोजीशन 2 थी हमारे पास, ठीक है ओके। ऐसा करते हैं, इसको स्किप करते हैं, क्योंकि देखो इन द एंड ये सब मैं लिख कर तो लूँगा, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम्हें समझाऊँ कैसे ये, क्योंकि ये DSA टाइप प्रॉब्लम्स है, यानी तभी समझ आएगा अगर तुम एक बार प्रैक्टिस कर लो ना इसकी। इसके बाद हम लोग ना 2D पे आएंगे, 2D के अलावा हम लोग आएंगे मैट्राइसिस पे, मल्टीप्लिकेशन मैट्राइस, ट्रांसपोज मैट्राइस, इसको थोड़ा बहुत कर लेंगे एंड ख़त्म हो जाएगा। यार 2D अगर मैं समझाऊँ तो 2D सिंपल कुछ नहीं होता। 2D के अंदर मैं एरे इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है ना, एरे इस तरह से बनता है। अगर मैं बना के दिखाऊँ ना 2D, तो सिंपली इस तरह से बनेगा 2D एरे। सिंपल 2D एरे बनाना और प्रिंट करना सिखाता हूँ। अगर मैं इंट डालता हूँ, मुझे डालना होता है आरे। पहले मैं बोलता हूँ कि एक 2D एरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए ना। मैं कहता हूँ नंबर ऑफ रोज इतनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इतने होने चाहिए, यानी मैं इतनी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ और इतने एरेज बना सकता हूँ। यहाँ पर इसने कैसे किया है चेक कर लेते हैं, कभी कभी हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसने भी बिल्कुल कुछ इस तरह से ही किया है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल इस तरह से, एक ऐसे, ऐसे। अब मैंने 2 एरे क्यों बनाए, क्योंकि मैंने मेंशन किया कि मैं 2 एरे बनाऊंगा एक एरे के अंदर, और हर एरे के अंदर मैं 3 वैल्यू ही दूंगा, यानी मैं 3 वैल्यूज डाल सकता हूँ, 2 4 6, और दूसरे एरे के अंदर 8 9 2 8 9 1। तो ये 2D एरे है, ये 2D एरे है। ये प्रिंट कैसे होगा 2D एरे, एक हम ऐसा करते हैं, फॉर ईच में प्रिंट करके देखें पहले। तो फॉर ईच में कैसे प्रिंट हो रहा है, ऐसे इसे कंट्रोल ऊपर गए, कॉपी करते हैं। फॉर ईच में भी ये प्रिंट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने फॉर ईच में जावा में तो इसको बहुत बार प्रिंट किया है। इसको ऐसे करते हैं, इधर अगर यहाँ पर ये ऐसे लगा दूँ तो, अब चला के देखें तो ओके, ये कह रहा है ए क्या है, ए सिंपल वैल्यू है मेरे पास, ठीक है ओके। ये इसका फॉर ईच से नहीं करते, इसको अब मुझे प्रिंट करना होगा, फॉर लूप से प्रिंट करता हूँ इसको। फॉर लूप से कैसे प्रिंट होगा, फॉर लूप अब 2 चलाने पड़ेंगे मुझे ना, नेस्टेड फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। आई इक्वल्स टू 0 डाल दो, आई लेस देन मेरे पास ऐसा कर दो, सिंपली कितनी स्पेस है, पहले बाहर का होगा तो बाहर के लिए 2, सही है, बाहर के लिए 2, बाहर के अलावा ऐसा करते हैं कि आई प्लस प्लस कर दो। अब इसके अंदर एक लूप बनाएंगे, यहाँ ऊपर गया, फॉर डाला। अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ प्रिंट करूँगा। स्टार वाला याद आ रहा है कि पहले ये 3 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, फिर बाहर का लूप एक लाइन स्किप कर देगा, फिर ये 3 प्रिंट होंगी, फिर ख़त्म हो जाएगा लूप। कि मैं यहाँ इंट डालता हूँ, इंट जे इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ, एंड जे जो है ना, जे मेरे पास लेस देन कर देता हूँ सिंपली आई के, नहीं आई के नहीं, आई के क्यों प्रिंट करूँगा, मतलब उससे 3 प्रिंट करना है, मैं 3 प्रिंट करूँगा बस, मुझे स्टार पैटर्न थोड़ी प्रिंट करना है। और जे प्लस प्लस, अब ये जो कोड है एग्जैक्ट यही कोड मैं कट कर दूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पर जे लगा दूँगा, अब इसको चला दूँगा। ये देखो, अब एक चीज़ कि यहाँ हर जगह एंडेल आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, एंडेल यहाँ नहीं करते, हर एक लाइन के बाद एंडेल हो, तो पहले पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी ना वहाँ पर, तो यहाँ उस लाइन के बाद एंडेल आ जाए। तो अब इसको चला के देखते हैं, अब इसको चला के देखते हैं, देखो 0 1 2 0 1 2। अब 0 1 2 0 1 2 क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो जे है ये तो 1, ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओके आई एम सॉरी, यहाँ पर एक सीन है कि इधर इधर ये लगा दो, सही है, आई एम सॉरी, जे नहीं, जे की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यहाँ आरे होगा, आरे में यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर जे आएगा। अब चलाओ, ये देखो ये प्रिंट हो गया, ये था 2D एरे तुम्हारे पास। एंड आई होप 2D एरे मुझे साथ तुम्हें समझ आ जाए, लेकिन टेंशन नहीं लो, 2D एरे कुछ नहीं है। अब 2D एरे प्रिंट पता है कैसे होगा, मुझे ना 0 लिखना होगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो पूरा एरे ना ये एक 0 इंडेक्स पे, तो 0 लिख के ना
फिर मैं इसका इंडेक्स लिखूँगा। अगर मुझे 2 प्रिंट करना है ना, तो मैं 0 ऐसे मतलब ऐसे प्रिंट करूँगा। मैं COT लिखूँगा, COT के बाद मैं RA लगाऊँगा, और मुझे पता है ये ऊपर वाला एरे के अंदर से वैल्यू प्रिंट करनी है, तो पहला 0 होगा। फिर कौन सी वैल्यू मुझे 4 अगर प्रिंट करना है ना, तो 4 1 इंडेक्स पे, तो ऐसे होगा, सिंपल। अगर मुझे 2 प्रिंट करना है तो 0 के बाद में 0 लगा दूंगा। अगर मुझे 6 प्रिंट करना है तो 0 के बाद में 2 लगा दूंगा। अगर मुझे 1 प्रिंट करना है तो मुझे पता है ये 1 सेकंड एरे पे, सेकंड एरे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 1 1 के बाद 0, क्योंकि 1 0 इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स के अंदर। अगर मुझे 8 प्रिंट करना है तो मैं 2 लगा दूंगा, नहीं 2 नहीं 1 प्रिंट कर दूंगा, लगा दूंगा। अगर 9 प्रिंट करना है तो 2 लगा दूंगा। तो ये लॉजिक है। अब यहाँ क्या होगा कि जब लूप एक दफ़ा चल जाएगा ना, फर्स्ट में मुझे पता है I 0 है, तो I 0 है, तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर ये लूप चलेगा, तो I की जो वैल्यू वो 0 रहेगी। लेकिन जो J है ना, ये J की वैल्यू बार बार चेंज होगी। पहले ये हमेशा 0 ही रहेगा, और जब ये J 3 बार चलेगा ना, फर्स्ट ये 0 रहेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा तो लूप टूट जाएगा। तो लूप टूटने के बाद बाहर का लूप चलेगा, बाहर के लूप में I प्लस होकर 1 हो जाएगा। I जब प्लस होकर 1 हो जाएगा तो ये 1 होगा, एंड J वापसी 0 1 2, फिर ऐसे तुम्हारा ये चल जाएगा। फिर बाहर में जब आई तुम्हारे पास जो 1 था वो 2 हो जाएगा, लूप टूट जाएगा, तो ख़त्म। ये लॉजिक थी। तो मेरे भाई ये सिंपल तुम्हारा 2D इनिशियलाइज एंड प्रिंट करने का तरीका था। इन द एंड तुम इसकी प्रैक्टिस करो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम इन मस्त मस्त क्वेश्चन से जो यहाँ लिखे हुए हैं। देखो मैट्राइसिस इन द एंड कुछ नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट, ये सब है। अगर तुम इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ये DSA के सवालात हैं, ये यहाँ पढ़ाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा करेंगे कि आज की वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी वैसे ही बड़ी हो गई है ना, तो इसके लिए या तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और डेडिकेटेड वीडियो भी हम इसके लिए तब बनाएंगे जब तुम लिखोगे कि साहिल भाई मुझे 2D एरे समझना है, 2D एरे बताओ। बिकॉज अगर फाउंडेशनल के हिसाब से देखा जाए तो 1D एरे भी इज़ इनफ, लेकिन अगर आगे जाके मुझे लगा कि एक टॉपिक के लिए तुम्हें 2D एरे आना चाहिए, तो पहले 2D एरे पे वीडियो बनेगी, फिर आगे जाएंगे। टेंशन नहीं लो, कोई नहीं खेल रहा तुम्हारे फ्यूचर के साथ, तुम्हारी बेस के साथ। हर एक चीज़ को डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ। एंड देखो मानता हूँ, देखो वर्चुअली एक चीज़ एक हद तक ही समझाई जा सकती है फिजिकल के मुकाबले, लेकिन फ्री में हम यही कोशिश कर सकते हैं ना। ठीक है, इन फ्यूचर कभी लाइव हुआ तो हम लाइव में समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए यही हो सकता है जो हम पॉसिबल रिसोर्सेज से कर सकते हैं। मुझे अपनी जगह रख के देखो और सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट को जितना अच्छे से समझा सकूँ। मानता हूँ हर किसी का जो फोकस लेवल है वो एक दूसरे से डिफरेंट ही होता है। तो आई होप तुम लोग समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम को, एंड कॉर्पोरेट कर सकते हो, सपोर्ट मुझे दिखाओ, ताकि आगे जाके मैं और रिसोर्सेज खर्च कर सकूं और वीडियोस को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, वीडियोस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम लोग बहुत आगे वैसे ही चल रहे हो, सही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।